राधे राधे बच्चों। आज हम डिटर्मिनांट्स के यानी सारणी के प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म की बात करते हैं और कुछ अलग भी करेंगे, लेकिन इसका देखिएगा, कुछ अभी एस्केप मत कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके काम की चीजें हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं, डरना मत इंग्लिश से। कंपटीशन में जाओगे तो इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन मैं दोनों लिख रहा हूं, यानी इंग्लिश भी और हिंदी भी। इंग्लिश वाले बच्चों को भी फायदा होगा और हिंदी वाले को भी फायदा होगा। तो हिंदी में गुणधर्म, तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात किया कि द वैल्यू ऑफ, समझना और इंपॉर्टेंट है, डरो मत इंग्लिश से, इंग्लिश से बिल्कुल मत डरो। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट, डिटर्मिनांट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसको सारणी बोलते हैं, प्रॉपर्टी को हिंदी में गुणधर्म बोलते हैं। तो क्या कह रहा है प्रॉपर्टी फर्स्ट कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनअल्टरेड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का मान समान रहता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन अनअल्टरेड, मतलब ये नहीं बदलता। इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब आपस में अगर पंक्ति और स्तंभों को, यानी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदला जाए तो सारणी का मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे पिछले क्लास में जो हमने परफरण विधि बताया था, उससे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल्स। तो एक एग्जाम्पल्स हमने लिया, तो उदाहरण में जब आपने लिया, सपोज दैट ये आपका एक डिटर्मिनांट है, आपने माना कि डिटर्मिनांट A1, B1, C1, A2, B2, C2। लिखने का तरीका देखेंगे, A3, B3, C3। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, ऑपरेशन इसको बोलते हैं। जब हम इसके गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑपरेट करना। तो यहां आप इस तरह से लिखें, यानी कि दोनों तरफ R को आपने C में इंटरचेंज किया, C को R में किया, तो R1 C1 में बदल जाएगा। इसे R1 बोलते हैं। ये फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकेंड पंक्ति है, ये थर्ड पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। इंग्लिश में इसे कॉलम बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। अब हम इसका इंटरचेंज जब करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा A1, B1, C1, ये हो जाएगी A2, B2, C2, और ये हो जाएगी A3, B3, और हमारा हो गया C3। मतलब हमने क्या किया, R1 को C1 में बदल दिया, R2 को C2 में बदल दिया, R3 को C3 में बदल दिया। इंटरचेंज। जब आव्यूह में जाएंगे तो यही चीज ट्रांसपोज कहलाता है। तो पहले हम हिंदी में उसको परिवर्त बोलते हैं। तो इसी को हमने क्या किया, सारे पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। अगर आप चाहें कि भाई इसको सर मैं एक्सप्लेन करके बतलाओ, तो देखिए, अगर हम इसको R1 लेके परफरण करें तो मान सेम रहेगा। R1 को लेकर परफरण करने पर अब गौर से देखिए, तो आपने क्या लिखा, यहां लिखा A1। अब जैसा हम पढ़ चुके हैं तो A1 का आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, तो B2, C2, ये हो गया B3, ये हो गया C3। फिर आपने माइनस लिखा, यहां अगर आपने B1 लिखा तो B1 का क्या हो जाएगा, A2, C2, ये हो गया A3, ये हो गया C3। और अगर आप C1 को लेकर परफरण करते हैं तो C1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, जिसको हम सहखंड बोलते हैं। तो A2, B2, ये इसका सहखंड हो गया, A2, B2, A3, B3। आपने क्या देखा, कोफैक्टर्स में हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। कोफैक्टर साइन के साथ होता है और माइनर्स विदाउट साइन होता है, बिना चिन्ह के होते हैं। माइनर बिना मतलब जो उपसारणी होता है वो चिन्ह के बिना होता है, और सहखंड चिन्ह के साथ होता है। अब सेम यहां भी अगर हम लिख दें कि C1 को लेकर
हम ये बता चुके हैं किसी भी पंक्ति और स्तंभ को लेकर सोल्व करने पर सारणी का मान समान रहता है। तो C1 को लेकर प्रसरण करने पर, एक्सपेंडिंग मेथड है, प्रसरण करने पर तो हमने क्या लिखा कि एक्सपेंडिंग विथ C1, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गया, सेम आ जाएगा A1। देखिए आपने लिया तो A1 का रो कॉलम पंक्ति स्तंभ इसके क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको एक लाइन में लिख देता हूं, और A1 और ये हो जाएगा B2C3, उसके बाद आप B2C3 और यहां लिखा C2B3, यहां पर आपने माइनस लिखा B1 और ये क्या हो जाएगा A2C3 माइनस C2A3। और अगर यहां पर बच्चों लिखेंगे, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, तो A2B3 और यहां माइनस लिख देते हैं A3B2। तो ये हो गया। अब यहां पर भी अगर लिखते हैं तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, स्पेस खा रहा है ये। तो A1 को अब क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में देखिए ये और ये, तो क्या हो जाएगा B2C3 माइनस B3 और ये हो गया C2, दोनों सेम आया। फिर आपने अगर माइनस B1 लिया, आप जानते हैं कि 4 कॉर्नर आप पॉजिटिव ले लीजिए और अल्टरनेट लीजिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब एक प्लस उसके बाद माइनस। और कैसे आता है इस पर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप पहला वीडियो इसका 2 देख लीजिएगा जिनको दिक्कत होगी। तो अगर आप B1 की बात कर रहे हैं तो सेम आ जाएगा। देखिए अब ये हो गया A2C3, ये आ गया और C2A3 माइनस C2A3। और अगर आप C1 लेते हैं तो C1 का क्या हो जाएगा A2B3 A3B2। देखिए C1 को लिया तो A2B3 और ये देखिए A3B2। तो आपने क्या देखा फर्स्ट और सेकेंड से कि हमारी जो वैल्यू है वो सेम आती है, यानी सारणी के मान जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं बदलता। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं, प्रॉपर्टी फर्स्ट को यानी गुणधर्म फर्स्ट को। पहला जो गुणधर्म हमने क्या बोला कि पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का मान समान रहता है। अगेन, पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का मान समान रहता है। बेटा ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी जनवरी वाले आईआईटी में से 4 क्वेश्चन रहे हैं। प्रॉपर्टी इंग्लिश में क्या करिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टरेड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो ये फर्स्ट गुणधर्म माने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हुआ। अब सेकेंड पे आते हैं हम लोग। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी 2 आ गई। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 2 कह रहा है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स of a determinant be interchanged, the sign of determinant is changed but numerical value remaining unaltered। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है, यानी विपरीत हो जाता है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, परंतु सारणी का मान समान रहता है। सारणी का मान, सारणी यहां लिख देते हैं, परंतु सारणी का मान क्या रहता है, समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है। 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। विपरीत होने का मतलब अगर वो धनात्मक है, अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। पिछला भी मैंने कई चीजों को समझाया है। तो परंतु क्या होता है कि अगर 2 पंक्तियों के संगत अवयव को अगर आपस में बदला जाए, मतलब R1 R2 को आपस में अगर बदला जाए, तो क्या अभी उदाहरण में भी हम इसको समझाएंगे। तो मान लीजिए कंडीशन आपको क्या दिया है कि A अगर मान लीजिए दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट है ऐसे, तो आपने वही लिखा कि A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, ये हमारा
A3 है, B3 है, C3 है। आपने क्या लिखा, अब मान लीजिए किसी दो को हम बदल देते हैं, तो क्या लिखे कि R1 इंटरचेंज्ड विथ R2। आपने R1 R2 को आपस में क्या किया, बदल दिया। तो R1 R2 को बदला तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि डिटरमिनेंट का हमारा कंडीशन हो जाएगा, ये हो गया A2 B2 C2, ये हो गया A1 B1 C1, ये हो गया A3 B3 C3। और ये जो साइन है, ये हमारा साइन क्या हो जाएगा, साइन हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक क्यों हो गया, आप यहां माइनस अगर लिख रहे हैं तो ये ऋणात्मक क्यों हो गया। अब आप ऐसे समझिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिखूंगा, देखिएगा बड़ा फास्ट लिखूंगा। तो एक्सपेंडिंग विथ R1, यानी R1 को लेकर के किसी को लेकर हम करेंगे तो हमारी कहानी सेम रहेगी परफरन करने पर, और किसी भी रो कॉलम को लेके आप कर सकते हो। तो हमने R1 लिया। अब R1 की यहां बात करेंगे आप, तो R1 इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट A आपने यहां पर लिख दिया। तो इसके कंडीशन क्या हो जाएंगे, B2 C3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया B2, ये हो गया C3, ये हो गया C2, ये हो गया B3। फिर आप दूसरी पोजीशन की बात करते हैं, यहां आपने लिखा B1। तो B1 में क्या हो जाएगा, A2 C3, देखना बेटा, और C2 A3, और तीसरी जो कंडीशन है ये आपने लिखा C1। अब गौर से देखिए, कंडीशन तो यही है, लेकिन हमने लिखा क्या कि A2 B3 और माइनस B2 A3, ये आपने इसकी वैल्यू निकाला। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा हम एक लाइन यहां खींच देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके जिस जगह पर मैं अगर लिखूं तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। देखिए हमने तो इसको पहले से निगेटिव लिया है, लेकिन हम इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम इस साइन को अभी थोड़ा देर के लिए इग्नोर करेंगे। लेकिन कैसे इग्नोर करेंगे, हमें तो दोनों वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसको A1 मान लेते हैं इस डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगा, हम यहां R2 ले रहे हैं कि R2 को लेकर R2 का परफरन करने पर, तो अगर आप R2 को लेकर के परफरन कर रहे हैं तो आप यहां गौर से देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सारी कंडीशन आपकी वही रहेगी, लेकिन A1 का क्या है, यहां आपने पॉजिटिव लिया फिर निगेटिव हो जाएगा, तो यहां A1 आपका माइनस हो गया। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। आप कॉमन लीजिए, इसके रो कॉलम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, B2 C3, तो ये हो गया B2 C3 माइनस हमारे पास क्या हो गया, B2 C3, और ये हो गया C2 B3। फिर आप अगर यहां ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, तो B1 का क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके और इसके पार्ट A2 C3 हो जाएगा ये, तो A2 C3 माइनस C2 A3, ये कंडीशन आ गया A2 C3। C1 हमारा यहां निगेटिव हो जाएगा, तो C1 की बात करेंगे तो C1 का हमारा क्या हो जाएगा, A2, अब देखिए A2 C3 हो जाएगा। हमने यहां पहले किसका बात किया, अब ये हमने C1, इसके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, A2 B1 और A1 B2 विथ निगेटिव साइन। अब एक चीज गौर कर रहे हैं, अगर ये माइनस साइन अगर आप कॉमन ले ले तो दोनों के कहानी सेम हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि अगर आप निगेटिव यहां कॉमन लेते हैं इस पॉइंट पे, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, इसको A1 मानेंगे तो बस इसका निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। यानी अगर इसको आप A1 मान रहे हैं तो कंडीशन हमारे पास क्या आ रहा है, मैं इस जगह लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब आपने माइनस, ये फर्स्ट जो है और ये सेकेंड, दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें हमने क्या सीखा कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयवों को आपस में बदलने पर सारणी का मान विपरीत हो जाता है, उसके मतलब चिन्ह बदल जाते हैं परंतु उसका मान समान होता है। इंग्लिश में, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स, if any two rows or columns of a determinant be interchanged, the sign of determinant is changed, the numerical value remaining unaltered। मतलब
दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, परंतु उसके मान, सारणी का मान समान रहता है। देखो बच्चों, ये हमारा प्रॉपर्टी थर्ड है। ये क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी थर्ड कह रहा है, ये हमारा प्रॉपर्टी थर्ड है यानी गुणधर्म। तो गुणधर्म क्या कह रहा है कि अगर किसी सारणी के दो पंक्तियों या स्तंभों के सारे अवयव समान होने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। किसी सारणी के दो पंक्तियों या स्तंभों का मान समान है तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। अब बेटा इसको एक्सप्लेन करेंगे, जरा देखिए कि कैसे ये शून्य हो जाता है। ये बड़ा बेसिक है, उदाहरण के साथ समझिए। तो हमने क्या लिखा, थोड़ा सा एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। तो आपने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ए। तो क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए? अब अगर माना आपने लिख लिया, कुछ भी लिखिए, एक्स वाई जेड। अब यहां बेटा हम कह रहे हैं कि आइडेंटिकल होगा। मान लो आप R2 R3 को सिमिलर कर लिया, R1 ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये कंडीशन है, तो A1 B1 C1, ठीक है। या आप सभी को A1 लिखें। हमारे पास क्या कह रहा है कि दो पंक्ति समान है, संगत अवयव हो या सारे अवयव हो, उस पर भी बात कर लेंगे। तो वो शून्य हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। तो ये R2 और R3 हमने लिया कि भाई ये आइडेंटिकल है, समान है। अगर ये संगत अवयव हमने लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर ऑल एलिमेंट ले लेंगे तब भी वही बात हो जाएगी। अब इसको अगर आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि R1 एक्सपेंडिंग विथ R1, यानी R1 को लेकर प्रसरण करने पर, तो R1 को लेके जब आप प्रसरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x हो गया। इसके कोफैक्टर देखिए, B1 C1 माइनस B1 C1, B1 C1 माइनस B1 C1। प्रसरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपैंडिंग मेथड, एक्सपैंडिंग मेथड। तो x की आपने बात किया, B1 C1 सिमिलर है, y माइनस हो गया। अब इसके पंक्ति और स्तंभों का अवयव यानी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर आपने लिखा z। z की कंडीशन क्या है कि दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम आर एलिमिनेटेड। z की जितनी भी है उसको आपने क्या कर दिया, बाहर किया, a1 b1 माइनस b1 a1। अब देखिए सिमिलर है तो कैंसिल हो गया, सब शून्य के बराबर हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभों के अवयव समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट या ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, कुछ भी लिख से, ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखिए बेटा, यहां जो है सो ये अलग कंडीशन है। हमने प्रॉपर्टीज 4 यानी गुणधर्म जो है हमारा ये 4 है। क्या कर रहा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर के, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स। मतलब
क्या है ये कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को चर राशि k से गुणा करने पर नया सारणी का मान पुराने सारणी का k गुना हो जाता है। पुराना सारणी मतलब जो ओरिजिनल है। तो इसको हम समझेंगे कि ये कैसे। मान लो अगर एग्जाम्पल आप लेते हो तो हमने क्या बोला कि किसी भी सारणी के, मान लो आपने सारणी लिखा तो हमने बोला क्या कि अगर आप ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपने लिखा XYZ और हमारे पास कंडीशन क्या हो गया, इसको आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 कुछ भी ले लिया। अगर हमने ऐसा लिखा कि C3, ये लिखने का तरीका है C3 टेंस टू KC3। मान लीजिए हम कॉलम थर्ड में K से प्रोडक्ट कर दिए तो हमारे पास जो न्यू डिटर्मिनेंट आया इसको हमने B से मान लीजिए सिंबॉलिकली इस्तेमाल करें या A1 से ही कर लीजिए। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया XY एंड दिस इज KZ। ये हो जाएगा A1 A2 KA3 और ये हो गया B1 B2 और ये हो गया KB3। तो ये कहानी आ जाएगी। इस चीज को सिंबल को हम यहां इस्तेमाल कर इधर लिख लेते हैं यहां पे कि आपने क्या लिखा कि C3 टेंस टू आपने लिखा KC3। तो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट ये हो गया। अब आप पहले यहां क्या लिख रहे हो कि C3 को लेकर परफरन करने पर यानी एक्सपैंडिंग विथ C3। तो हमारे पास कहानी क्या हो गई कि अगर आप C3 को ले रहे हो तो क्या हो जाएगा Z हो गया। इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसके कोफैक्टर हो जाएंगे A1 B2 माइनस B1 A2। आपने दूसरा क्या लिया, यहां लिया A3, तो A3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा XB2 माइनस YB1। आप देखिए ये YB1 हो गया। और अगर आप इसके बाद ले रहे हैं B3, नीचे लिख देते हैं B3 ले रहे हैं, ये हमारा B3 आ गया। तो B3 आपने लिया तो इसके जो हैं XA2 और प्लस XA2 आ गया और ये माइनस YA1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, गौर से देखिए। वहीं इसको आपने मान लिया कि ये हमारा फर्स्ट है। अब अगर यहां पर आप करते हैं सेम कंडीशन कि C3 को लेकर, ऐसे किसी को भी लेकर आप परफरन करते हैं तो यही आता है करने। ये हमने प्रीवियस जो वीडियोज हैं उसमें समझा चुके हैं हम लोग। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, अब सब में KZ है तो कहानी तो वही हो गई, KZ है ये A1 B2 B1 A2। और ये तो आप जानते ही हैं कि जिस को आप ले रहे हो उसके पंक्ति और स्तंभ की कोई भी अवयव भाग नहीं लेता है। और यहां आपने लिखा KB3 और XA2 और माइनस YA1। ये हमारे कंडीशन आ गए। अब आप गौर से देखिए, अगर आप यहाँ K कॉमन ले लें तो हमारा मान समान हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू K इंटू ये Z है बच्चों, K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी भी राशि चर या अचर या एक्सप्रेशन से जब आप मल्टीप्लाइड कर देते हो, गुना कर देते हो, तो सारणी का मान उतना गुणित हो जाता है। तो यहां समझने वाली बात ये रही कि किसी भी एक रो या कॉलम। क्लियर बच्चों? चलिए अगली प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो बोर्ड पे अभी दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है। क्या कहता है इसको समझिए, फिर इसके उदाहरण पर हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी 5 कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम्स consists of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two other determinants.
रिलेटेड टू द रो एंड कॉलम्स। तो क्या हिंदी में हमने क्या लिखा कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब मैं जब इसका एग्जाम्पल लूंगा तब आपको क्लियर होगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो या कॉलम्स सम ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल या कांस्टेंट then you can express the determinant related to these rows या column यानी sum of two determinant। अब इस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल्स ले लो, किसी भी को ले लो आपने यहां लिखो, ये आपने लिखा d, तो यहां क्या लिखा कि मान लो ये x है और प्लस आपने लिखा a, ये y है प्लस b और ये z है और प्लस आपने c लिखा। यहां पे आप कुछ भी लिख लो, आपने लिखा P Q R M N O, कुछ भी आपने लिखा। तो डिटरमिनेंट की कंडीशन क्या है कि यहां हमने R1 लिया तो ये और योगफल जो है ये टू डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो X P M Y Q N और तीसरा कंडीशन क्या है Z है R है O है। फिर आपने यहां क्या लिखा, यहां पर आपका हो गया A P M, कंडीशंस क्या आ गए हमारे पास B, ये हो गया Q, ये हो गया N, ये हो गया C R O, ये हमारे कंडीशन आ गए। यानी आपने क्या किया R2 और R3 के सारे एलिमेंट सिमिलर हैं, केवल R1 जो टू एलिमेंट्स यानी दो अवयवों का जो योग था उसको आपने दो डिटरमिनेंट में बदल दिया। अब देखिए कितना बेसिक है कि अगर आप इसको लेके एक्सपेंड करते हो, ज्यादा इसको करना नहीं है, x प्लस ए है, इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया Q R N O, इसको ओपन करना भी ज्यादा नहीं है, इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। इसके कोफैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे y प्लस b के, तो ये हो जाएगा P R M O और z प्लस c का अगर आप लिख रहे हो तो कंडीशन क्या हो जाएगा, z प्लस c के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो P Q M N उसके रो कॉलम हमारे पार्टिसिपेट नहीं किए, ये आपका फर्स्ट आ गया। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, यहां हमने ऐसे दिया इक्वल टू का सिंबल है, अगर हम यहां पर लिख रहे हैं D1 का तो सेम प्रॉपर्टी जाएगा। गौर कीजिए ये जो सखंड होगा कोफैक्टर्स हमेशा इसके सेम आ जाएंगे। अब देखिए y की अगर आप बात की है तो y का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, y का कोफैक्टर आपके हो गए P R M O और अगर आपने z का कोफैक्टर लिखा तो z के कोफैक्टर भी आपके वही हो जाएंगे P Q M N। अब इसको आपने एक ब्रैकेट्स में ले लिया जो D1 है, इसको आप क्या बोल रहे हो कि ये D1 है और ये आपका D2 है, यहां से आपने लिया है। अब आप इसकी अगर बात करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सिंबॉलिकली। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो ये प्लस है, अब A का कोफैक्टर भी वही रहेगा A R N O। गौर से देखिए यहां पर नीचे मैं लिख लेता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस B और इसके कोफैक्टर हो जाएंगे P R M O और इसके कोफैक्टर ये साइन हमारा निगेटिव होगा B का और प्लस C के कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे P Q M N। अब आप गौर से देखिए कि इस सारे के कोफैक्टर उसके कोफैक्टर सेम हो गए, तो अगर आप x को गुना करें y को गुना करें और इसको एक साथ लिखें तो LHS और RHS आपके क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर आप लेफ्ट साइड को केवल ओपन कर देते हैं और राइट साइड को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपके सिमिलर हो जाएंगे, केवल हमने लेफ्ट साइड को ओपन किया। तो आप गौर से देखिए मैं यहां से ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा x इंटू ये हो गया Q R N O, ये समझाने के लिए बस आपको लिख रहा हूं। फिर y को लिख दीजिए अरेंजिंग वे में, चूंकि ये x y z है तो y का भी क्या हो जाएगा सेम कहानी हो गई, ये हो गया P R M O।
फिर आपने क्या लिखा, जेड का लिखा, तो जेड का भी हो जाएगा PQMN। मैं इसको सहखंड के रूप में ही रहने दिया। ये आपका देखिए D1 आ गया। अब अगर आप इस कंडीशन को लिखते हैं, सेकेंड वाले कंडीशन को, तो A इंटू यहां ब्रैकेट दीजिए, इसके सहखंड हो गए QRNO। इसके सहखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो गया -B, ये हो जाएगा PRMO। और ये जो हमारे हो गए ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा +C इंटू PQMN। अब गौर से देखिए LHS RHS आपके सिमिलर हो गए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये D1 और +D2 आ गया। तो आपने क्या देखा, जो D का जो मान है वो क्या आ गया, D1 और D2 के सेम आ गए। ये आपका क्या है, ये D1 है, ये जो ब्रैकेट्स है इसको मैं रेड से घेर देता हूं, तो ये जो ब्रैकेट्स है ये हमारा क्या है, ये हमारा D1 है, ये हमारा D1 है। और दूसरा जो ब्रैकेट है ये वाला, ये बीच में पॉजिटिव का साइन है, ये हमारा क्या है, यहां पर हमारा पॉजिटिव का साइन है। तो ये वाला D2 हो गया। अब देखिए LHS और RHS को आप कंपेयर कीजिए, तो दोनों का मान आपका समान आ रहा है। तो आपने क्या सीखा इससे हमने ये सीखा बच्चों कि अगर किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सारे अवयव दो चर या अचर का योगफल है, तो सारणी दो सारणियों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। और कुछ चीजें, कुछ मैं आप लोग से छोटी बात करना चाहता हूं, छोटा मोटा। दोस्त सब अपने पढ़ाई पर फोकस रहिए। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ वो डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं क्लास में। आजकल एक बीमारी है, वो फोन पे आपस में लगे रहते हैं। माता पिता की बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी विवाह सबका होता है, उसके लिए फोन पे लगा रहना नहीं है। आप देखेंगे आपके पास जो उच्च स्तरीय मतलब हायर जो कंपटीशन है वो निकालने वाले बच्चों की संख्या नगण्य है। आप देखें आपके आसपास कितने IITN हैं, कितने IAS हैं, कितने एम्स किए हुए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी विवाह तो बेवकूफ़ों का भी हो जाता है, जो कुछ नहीं करते उनका भी हो जाता है। तो उसके लिए अभी से फ़ोन पर क्या लगे रहना। मैंने कुछ बच्चों में ऐसी कमियां देखी तो मैं सोचा आप लोग से बात करूं। बाकी राधे राधे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है अगली क्लास में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कमेंट में आप डाउट लिख सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले में मान लो किसी तरह का कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं कॉमेंट में मैं इसको दूर करूंगा। क्लियर? चलिए राधे राधे।